कब्रिस्तान वाली 45 नंबर का बंगला। सब कहते हैं मुझे हमेशा, गणेश तुम बहुत ही जिद्दी है। तो मैं भी उनसे कहता हूँ जब तक मेरा हर बिल में अपने पैसों से भरता हूँ तब तक मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। इसीलिए सब ने मना किया था घर खरीदने के लिए, लेकिन मैंने खरीद लिया। ऐसा मकान मुश्किल से मिलता है। वो अलग बात है घर के पीछे कब्रिस्तान है तो किया, अब मुर्दों के डर से हम जिंदा लोग भी जीना छोड़ दे। मैंने जानबूझ के सारा सामान रोड से भेज दिया और मैं खुद कब्रिस्तान के पास कार से नीचे उतर के अपने कुर्ते के साथ पैदल चल दिया। कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ फिर आया अपनी मकान के बाहर। एक छोटा सा लोहे का गेट कमर के पास से खोलता हुआ मेरे कुर्ते को नई जगह संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसे खोल दिया और वो अंदर के तरफ भागते भागते चला गया। मैंने पलट के देखा, जो गेट खोलने के बाद बंद करके आया था अब वो खुला हुआ था। मैं अपने कुत्ते को संभाल नहीं पाया। वो अब पूंछ हिलाते जैसे इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसका का मालिक मैं नहीं कोई और हो। पूंछ हिलाते वहाँ के मिट्टी चाटने लग गया था। कहते हैं जानवर अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। मैंने बहुत बार अपने कुत्ते को घास और मिट्टी चाटने देखता था, इसीलिए मैं घर के अंदर जाने लग गया, यही सोच के कि कुत्ते का मन जब भर जाएगा तब वो वापस आ जाएगा। इसी सोच के मैं घर के अंदर चला गया था। घर के अंदर गया तो एक चीज बहुत अजीब लगा। जब मैं घर देखने आया था तो इतना साफ सफाई नहीं था। अब इतना साफ सफाई किसने किया होगा, और न जाने उस घर में सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी। जैसे लग रहा था किसी ने जिंदा इंसान को इस घर में दफना दिया हो, इतनी सड़ी हुई बदबू। सन्नाटा तो था लेकिन वहाँ पे मैं अकेला नहीं था, जैसे वहाँ पे कोई हो और वो मुझे घूर घूर के देख रहा हो। मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी से अपना बैग लेके आया और फ्रेश होके सो गया। अगले दिन मैंने नए घर लिया था। उस खुशी में मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को पार्टी दिया। वही घर में खुशी की बात ये थी कि उस पार्टी में सब लोग आए थे। पार्टी बहुत अच्छी थी। पार्टी 11 से 12 बजे तक चला था। मैं भी पार्टी एंजॉय किया और थोड़ा थक था तो मैं अपने रूम में जाके सो गया। सुबह हुआ और मैं उठा तो मेरे पास में रखा टेबल पे एक कप चाय और पानी रखा था। मैं उठा और देखा तो कोई वहाँ पे ताजा चाय बना के रखा हो। मैंने वो चाय नहीं पिया और रूम से बाहर निकला तो घर पूरा साफ। मैं सोचा ये सब कौन कर रहा, मैं डर गया और वहाँ से बाहर निकल गया। तभी मेरे फोन पे कॉल आता। हेलो गणेश यार, मैंने तुम्हारे रूम के टेबल पे चाय बना के रखा था, पी लिया न? मैं बोला अरे यार गोलू तू कब आया था और चाय बना के चला गया? हेलो हेलो मैं करता गया लेकिन उधर से कोई आवाज सुनाई नहीं दिया। फोन तो कट चुका था। मेरा दिमाग जैसे लग रहा था फट जाएगा, लेकिन फिर मैं अपने कार निकाला और गोलू के घर जाने लग गया। गोलू के घर पहुंच के मैंने पूछा यार गोलू तू कब आया था मेरे घर? गोलू बोलता है अरे यार मैं तो 2 दिन से यहाँ नहीं था, अभी 10 मिनट हुआ है आया हुआ और तू भी आ गया। क्या हुआ, कोई काम था क्या? मैं बोला क्या, लेकिन तुम कल पार्टी में भी नहीं आया था। गोलू बोलता नहीं मैं तो अपने गाँव गया था, लेकिन हुआ क्या है? मैं बोला यार मैं जब से एक घर लिया हूँ तब से कुछ न कुछ अजीब होता है। गोलू बोलता क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हारा भरम है, तू ज्यादा ड्रिंक मत कर नहीं तो एक दिन मर जाएगा। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। थके हरे में अपने घर पे आ गया और शावर लेके सो गया। लेकिन नींद तो आना चाहिए था न, मुझे नींद नहीं आ रहा था तो मैं छत पे जाके ताजी हवा खाने लग गया। थोड़ी देर बाद मैंने कब्रिस्तान के पास एक लड़की को देखा जो कि वो टहल रही थी। मैं डर गया और कमरे में जाके एक कोने में बैठ गया कि तभी दरवाजे पे खट 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 की आवाजें आने लगा। एक बार तो लगा वही लड़की तो नहीं आ गई, लेकिन 3-4 बार दरवाजे पे दस्तक, उसके बाद बंद हो गया कि तभी फिर से मेरे फोन पे कॉल आता है। हेलो गणेश यार दरवाजे पे देख, एक लड़की आई है, जरा खोल के देख वो ठीक तो है न? मैं जोर से गुस्से में बोला कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो? कि तभी फोन से आवाज आता अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे देखो होता है क्या? मैं बोला अरे यार तुम हो कौन, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो परेशान कर रहा है? बटा हेलो हेलो, लेकिन फोन से कोई आवाज नहीं आता है कि तभी मेरे जो कुत्ता था
उसके भौंकने की आवाज आने लगा। मैं डर की वजह से कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। एक बीड़ी निकला और जला के पीने लग गया कि तभी फिर से आवाज आता है, थोड़ा मुझे भी पिला दो। लेकिन इस बार कमरे के अंदर से आवाज आ रहा था और वो कोई लड़की थी। मैं बीड़ी को वहीं पे फेंका और कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आवाज आती है, थक गए इतने ही कोशिश में। मैं बोला, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रही हो मुझे, मैं क्या बिगड़ा है तुम्हारा। तभी सामने आके खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो वही लड़की थी कब्रिस्तान वाली। मैं उसे देख के वही बेहोश हो गया। सुबह हुआ जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पे पड़ा था। मैं उठ के देखा तो मेरा कपड़ा खुला हुआ था और बेड पे पूरा बाल बिखरा हुआ था। झट से कपड़ा पहना और कमरे से बाहर निकला तो देखता हूँ मेरा जो कुत्ता था वो मेन गेट पे मरा पड़ा हुआ था। मैं बहुत रोया और मैं समझ गया कि यह और कोई नहीं बल्कि वही लड़की कर रही थी। मैं झट से अपने कार में जाके बैठ गया और स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मेरा कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में कार वहीं पे छोड़ा और पैदल ही भागना स्टार्ट कर दिया। सुबह से शाम हो गया, लेकिन मैं भाग के वापस वहीं पे आ गया। मैं समझ चुका था मेरा यहाँ से भागना बेकार है। मैं समझ चुका था अगर यहाँ से निकलना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं वापस घर के अंदर आ गया, तभी आवाज वही लड़की की आती, आ गए वापस, हाँ 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 हाँ। वहीं पे आ गया। मैं समझ चुका था मेरा यहाँ से भागना बेकार है। मैं समझ चुका था अगर यहाँ से निकलना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मैं वापस घर के अंदर आ गया, तभी आवाज वही लड़की की आती है, आ गए वापस, हाँ 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 हाँ। मैं बोला, तुम कहाँ से बोल रही हो और मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो। देखो मुझे जाने दो, ये घर भी तुम रख लो लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन कोई आवाज नहीं आया। मेरा रो रो के हालत खराब हो गया था। मैं अपना फोन निकाला किसी से हेल्प मांगने के लिए तो मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं था। मैं थक हार के अपने रूम में चला गया। सुबह से भूखा था, नहीं कुछ खाने के लिए था नहीं पीने के लिए। मैं अपने कमरे में जाके आराम से सो गया, लेकिन सुबह कब हुआ कुछ पता नहीं चला। सुबह हुआ, सोचा कुछ बना लेता हूँ खाने को, लेकिन घर में कुछ नहीं था। तो फिर न जाने क्यों मैं टहलता हुआ घर से बाहर निकला। मन बहुत भारी सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। मैं सोचा ये अजीबो गरीब चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रहा था। क्या उस घर में कुछ था या फिर मेरा कुत्ता के साथ कब्रिस्तान से होते हुए इस घर तक आ गया। मैं इसी उधेड़ बुन में चलता हुआ न जाने कब्रिस्तान के पास कब पहुंच गया, पता भी नहीं चला कि तभी आवाज आता है, जनाब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही आए हैं 45 नंबर बंगले में। मैंने पलट के देखा तो ठीक ठाक देखने वाला एक आदमी था। मुझे पुकार कर सिगरेट का कश खींच रहा था। मेरे तरफ भी बढ़ाया उसने, लेकिन मैंने माना कर दिया। जान न पहचान पता नहीं कौन हो। मैंने उनसे पूछा कि हाँ मैंने ही खरीदा है ये मकान, पर आपको कैसे पता। उसने एक लंबा सा कश खींचा और कहा, अरे सर अपना चेहरा तो देखिए, परेशानी साफ दिख रही है। क्या हुआ, बच्ची दिखी या उसकी माँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये सुनने की सपने में भी उम्मीद नहीं किया था। मैंने पलट के उससे ही सवाल पूछ दिया, आपको कैसे पता उनके बारे में। उस घर में माँ बेटी रहती है, पहले भी ऐसा हुआ था क्या। उस आदमी ने सिगरेट फेंका और एक लंबी सी सांस लेते हुए उसने कहा, वहाँ पहले डिकोस्टा फैमिली रहती थी। कुछ सालों पहले एक रात घर की साफ सफाई करने के वक्त डिकोस्टा को एक चिट्ठी मिला। पता चला कि उसकी जान सी प्यारी बेटी टीना उसकी नहीं बल्कि डिकोस्टा की पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड सूरज की बेटी थी। डिकोस्टा चिट्ठी पढ़ के जैसे पागल हो गया हो। डिकोस्टा फिर अपनी पत्नी का पीछा किया तो पता चला कि उसकी पत्नी सूरज के बीच चक्कर चल रहा था। मैं तो दो प्यार करने वाले वही करते हैं जो डिकोस्टा ने किया। डिकोस्टा ने अपने पत्नी को भागा के शादी किया था। कहते हैं न सियासत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी और सूरज और बच्ची तीनों को मार के यही दफना दिया और खुद डिकोस्टा भी फांसी लगा के मर गया। तभी से यहाँ उन चारों की आत्मा भटक रही है। मैं ये कहानी सुन के जैसे आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया हूँ। मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, मैंने बस इतना ही कहा कि आपको इतना सब कैसे पता। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और सर यही पास में ही
रहता हूँ वैसे अगल बगल की खबर तो रखनी पड़ती है। आप भी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने कहा लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाए, यहाँ तो सब भूल भुलाया जैसे है, वापस यही आ जाते हैं। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, सब उसकी शक्ति का कमाल है। आप ये रोड पकड़ के चले जाओ, और हाँ भगवान का नाम लेना नहीं भूलिएगा। और हाँ वो चाय जो आपके टेबल पे रखा हुआ था वो डिकोस्टा बना के गया था। मैं शुक्रिया बोल के आगे बढ़ा, उसका नाम पूछने के लिए पलटा तो वो चलते ही जा रहा था। मैंने दूर से ही पूछा, अरे भाई आप अपना नाम नहीं बताए, क्या नाम है आपका? तो वो आदमी हंसते हुए बोला, डिकोस्टा। में वापस घर जाने के लिए पलटा तो मुझे कुछ याद आया कि वो वही डिकोस्टा है। मैंने उसे देखा तो वो कब्रिस्तान के तरफ जा रहा था। मैं भी भगवान के नाम लेते हुए वहाँ से भागते भागते मेन रोड पे आ गया और वहाँ से लिफ्ट लेके वापस मुंबई चला गया। फिर बाद में मैंने वो घर ब्रोकर के हाथों से वो मकान बेच दिया और मुंबई में एक नया फ्लैट ले लिया। मेरा कोई भी दोस्त मकान या बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने जाता है तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि नए घर के पास में कोई कब्रिस्तान तो नहीं। आप भी जरा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आप सबको अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर करें।